आज मेरी शादी थी। हर लड़की की अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं। वह अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती हैं। लेकिन मेरी शादी जो थी वो दूसरी शादियों से जरा हटकर थी। यह शादी कम और एक सौदा ज़्यादा थी, मेरी मजबूरी का सौदा। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर ही थे। मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, सादा सा जोड़ा पहनी सादी सी दुल्हन। आने वाले वक्त के डर की वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और हाथों पर बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी। अरे शादी मत करो, वो पागल है। पढ़ी लिखी हो लड़की होकर भी क्यों इस पागल से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से गला सूख चुका था। मैं अपने घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। इतने में मेरा पति अंदर चला आया। मैं थोड़ा सिमट गई। वह आकर मेरे पास बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मुझे उसकी बातें बहुत अजीब लगी, लेकिन मैं पहले ही अपने पति के बारे में इतनी अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसकी बात मानी और अपना घूंघट उठाई। मगर जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और उसने भी चौंक कर अजीब नजरों से मेरी तरफ देखा और कितनी देर तक टकटकी लगाए मुझे देखता ही रहा। और ना जाने उसे क्या हुआ, वो एकदम से उठकर कमरे के टेरेस पर चला गया। मेरा नाम मानसी है और मैं एक गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ, पिताजी और एक छोटा भाई भी है। भाई अभी छोटा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करके दिल्ली के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी, जहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थी जो गरीब फैमिली से थी। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियाँ पढ़ने आती थी, इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मगन रहती थी। मेरे कॉलेज में भी मैं किसी से दोस्ती नहीं की थी, बस प्रोजेक्ट के लिए क्लास का जो ग्रुप सर ने बनाया था उनके साथ कभी कभी स्टडी की डिस्कशन कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों में जयपुर से एक लड़का रितेश माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसकी चर्चा होने लगी। वह बहुत हैंडसम था और हर लड़की उससे बात करने की तमन्ना रखती थी। वह मैंने भी जब पहली बार उसे देखा तो अपना दिल दे बैठी थी, लेकिन वह एक ऐसा चांद था जिसे मैं देखने की तमन्ना तो कर सकती थी लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैं अपनी फीलिंग को दिल ही दिल में दबाए रखी और कभी किसी पर हावी नहीं होने दी। क्लास में जब नए ग्रुप बने तो रितेश मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर यह होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार रितेश मेरे नोट्स भी बना देता। वह हर तरह से पढ़ाई में मेरी मदद करता। कभी भी किसी और लड़की से वह बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझसे कहने लगी कि रितेश तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस रितेश के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था। और वह कोई पागल था जो इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वह हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं एक निचले सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती थी, जिसका बाप सब्जी बेचता था। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजरा कुछ खबर ही नहीं हुई। ना मैंने कभी रितेश से अपने प्यार का इजहार किया और ना ही कभी रितेश ने मुझसे कुछ कहा। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज रितेश नहीं आया था। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने बहुत इंतजार किया। मैं एक आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन ना जाने वह क्यों नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी, और आज आखिरी दिन भी वह ना आ सका। मैं बड़े बुझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आ गई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी के थकान उतारने में ही गुजर गए, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ समय बाद ही जिंदगी ने ऐसा पलट खाया कि मैं दंग रह गई। पिताजी को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वह कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे।
काम तो बंद हुआ ही, 7 टेस्टों के दौरान पता चला कि पिताजी का हाल बंद है और दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सके। व्यक्ति तौर पर सरकारी अस्पताल से इलाज करवा के पिताजी घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने को कहा था। पिताजी अब ज्यादातर घर पर ही रहते थे। वह बहुत कोशिश करते कि वह काम पर जाए, लेकिन मैं उन्हें मना करती और काम पर नहीं जाने देती। एक दिन मुझसे चोरी छुपे वह काम पर चले गए तो तबीयत ज्यादा खराब हो गई, तो पिताजी खुद ही कहने लगे कि अब जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं काम पर नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता? घर में मौजूद जितना भी राशन था वह खत्म होने को आ गया। जितनी जमा पूंजी थी वो थोड़ी थोड़ी करके लगने लग गई। हमने घर भी बदल लिया, एक कम किराए पर एक छोटा मकान लिया। मम्मी का परेशान चेहरा देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई तो अभी बहुत छोटा था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वह काम करेगा, तो मुझे ही घर से बाहर निकलना पड़ा। पहले तो मैं पिताजी की ही सब्जी की रेडी निकालकर घर के बाहर लगा लेती। प्रतिदिन सुबह मम्मी के साथ जाकर मंडी से ताजा सब्जी ले आती और घर के बाहर रखकर बेच देती। लेकिन इनमें इतने पैसे नहीं बचते थे। हमारी डेली के खर्चे तो पूरे हो जाते, लेकिन पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते। इसलिए मैंने एक फैसला किया और माँ को इस बारे में बताया। माँ ने बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर डटी रही और पिताजी से इजाजत ले ली। इजाजत देते हुए पिताजी का दिल भी बहुत भारी हो गया था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और ही सपने देखे थे और अब एकदम हालात के पलटी की वजह से वह सब अधूरे रह गए थे। पिताजी की परमिशन मिलते ही मैं अगले दिन अलग अलग जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दी। अखबार मंगवाकर उसमें नौकरी के एड देखकर बहुत जगह पर अप्लाई किया। पूरा 1 महीना में नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू के कॉल आते, मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहां पर पहले से ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और यह इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी हो। लेकिन फिर इन्हीं दिनों में एक जगह नौकरी लग गई। अब मुझे काफी आसानी हो गई थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी हेड को ही देखा था। हालांकि ऑफिस में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता तो कोई दीवाना कहता, कोई साइको कहता, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे नहीं देखा था। शायद वो ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से ही काम रखती थी। लेकिन फिर इन्हीं दिनों बॉस ने वर्कर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलवाई और उनकी तरफ से एक अजीब बात सुनने में आया। बॉस ने कहा था कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारेगी तो मैं उसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे बॉस की यह बात अच्छी नहीं लगी। न जाने उनके बेटे में क्या मसला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था। लेकिन फिर बराबर यह बात सुनने को मिलती रही। कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन यह बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं पिताजी का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार पिताजी ठीक हो जाए तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा यह सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही तो है। लेकिन दिमाग इस बात को झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी और फिर दिल जीत गया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर बॉस बहुत खुश हुए। इसी वक्त रविवार का दिन शादी के लिए तय कर दिए। मैंने घर आकर माँ को यह बात बताई तो माँ यह सुनकर शॉक्ड हो गई। वह मुझसे खफा हो गई। पिताजी का भी रवैया माँ से अलग नहीं था। दोनों ने मुझे इस काम को करने से मना किया, लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी। और सबसे बड़ी बात तो यह थी, मुझे इस पैसे की लालच थी जिसे मैं पिताजी का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन भी तो नजर नहीं आ रहा था। माँ पिताजी 1-2 दिन नाराज रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझने और समझाने की हद से निकल चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और रविवार का दिन भी आ पहुंचा। सदा फंक्शन में हमारी शादी हो गई।
मैं अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखी थी, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंकी जरूर थी। लेकिन उसके नाम की तो बहुत से लोग होते हैं, लेकिन अब ये वो रितेश तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके आने से तो दिल धड़क जाता था, जबकि यह ना जाने कौन पागल और साइको है। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई और अभी जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी हैरत की सीमा ना रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैंने रितेश की तरफ देखा। वह बड़ी गहरी और प्यार भरी नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने शर्माते हुए सर झुकाया, लेकिन फिर मैं उससे पूछी कि तुम्हें क्या हुआ है? क्यों तुम ऐसे साइको होते जा रहे हो? क्यों तुम्हारे बारे में ऐसा मशहूर है? मेरी बात सुनकर रितेश ने एक गहरी सांस ली और फिर कहने लगा, जब जयपुर से माइग्रेट होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ के डिपार्टमेंट में एंटर होते ही मेरी पहली नजर तुम पर पड़ी थी। तुम बेंच पर एक तरफ बैठी अपनी कुछ नोट्स बना रही थी। इन सब मॉडर्न और फैशन की मारी लड़कियां जिन्होंने मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बनाया हुआ था, और तुम उनसे बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर तरह के मेकअप से पाक और बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और बहुत ही सीधी सादी प्यारी सी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी जिंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन वह सिर्फ वक्त गुजारने के लिए थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नजर में ही मोहब्बत का शिकार हो गया और मैं वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। और यह सोच आते ही एक सुकून सा दिल में उतर गया। मुझे तुम्हें देखना, तुमसे बात करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों पापा के तरफ से मुझे शादी का प्रेशर बढ़ने लगा। पापा ने मुझे बुलाया ही इसलिए था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन स्टेटस के फर्क की वजह से पापा ने मुझसे साफ साफ मना कर दिया और तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। उन्होंने तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वह अपने जैसे किसी बिजनेस क्लास फैमिली से मेरा रिश्ता करना चाहते थे, जिससे वह अपने बिजनेस को चला सकते। मैं उन्हें बार बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसलिए आखिरी दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो। लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी आशा और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया था। पापा ने मेरी मंगनी तो बड़ी धूमधाम से कर दी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सर झुका लिया था, लेकिन उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देती थी, लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता। और फिर एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के कलर डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहां से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत ना उम्मीद हो गया। अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहां से ढूंढूं? इसके बाद मैं जैसे खुद से ही उचाट हो गया था। इन्हीं दिनों में इसी हालत में मेरी अपनी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वह मुझे किसी कॉन्टेक्ट में लेकर जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे बार बार तंग ना करे। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा से मेरे बर्ताव के बारे में शिकायत कर दी। उसके पापा ने मेरे पापा से शिकायत की और घर में तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा और फिर पापा ने मुझे साथ वार्निंग दे दी कि मुझे उस लड़की से माफी मांगनी होगी, वरना उनके बिजनेस को भी नुकसान था और हमारे बिजनेस को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने ना तो लड़की से माफी मांगी और ना या अपने रिश्ते को ठीक किया। इसके नतीजे में हमारी मंगनी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए। फिर पापा एक और जगह पर मेरा रिश्ता पक्का कर दिए और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए कुछ समय दिया, ताकि हम एक दूसरे को समझ जाए और फिर जल्दी वह हमारी शादी तय कर दे। लेकिन मैं भी सिर्फ घर पर ही पड़ा रहता। मेरा दिल नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटते, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ वक्त बाद पापा को भी मेरी चिंता होने लगी। वह मुझे वक्त देते और साथ खाना खाते, लेकिन मुझे अब उनका साथ नहीं चाहिए था। जब मुझे उनकी जरूरत थी तब तो वह बिजनेस जमाने की फिक्र में लगे रहते थे। मैंने मना कर दिया था कि अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखे, ना ही मुझे अभी शादी करनी है, मुझे कुछ वक्त दे। पापा भी शायद अब इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे संभालने के लिए वक्त दिया। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए।
पापा इन्हें इकलौते बेटे को दुनिया से अलग अलग और दुनिया से उचाट देखते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अक्सर वो मेरे दोस्तों को कॉल करके बहाने से घर बुला लेते ताकि मैं खुश रहूं, लेकिन मैं उस वक्त तो बहल जाता और फिर बाद में इस हालत शिकार हो जाता। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे, अगर तुम 1 महीने के अंदर अंदर उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। पापा की शर्त मानकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे पुराने मोहल्ले भी गया और वहां से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो तुम्हारा पता बताया वो गलत निकला। तुम्हारे पापा के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था, इसलिए क्या पूछताछ करता। 1 महीना कैसे गुजर गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी नहीं थी और ना ही तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती थी जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना खत्म हुआ तो पापा ने मुझसे तुम्हारा पूछा, तो मैं हारे हुए अंदाज से पापा से कहा, वह जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। पापा तो खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैं इस रविवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, रविवार को तैयार रहना। मैंने उनसे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है। रविवार के समय पर मैं तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंका जरूर था, मगर मानसी नाम की लड़कियां ना जाने कितनी इस दुनिया में होगी, मैं यही सोच कर रह गया और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया। शायद भगवान ने हमारा मिलना लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जोड़ना था और देख लो आज हम एक हो गए। रितेश से कहते हुए अपना हाथ आगे किए तो मैंने भी उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह मैं और रितेश बहुत खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को अपने सीने से लगा लिए। उनकी आंखें भीग गई, शायद वो भी रितेश की इस हालत की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे और अब उसे खुश देखकर उन्हें अच्छा लगा। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। रितेश थोड़ी थोड़ी देर बाद हर चीज उठाकर मुझे दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से रितेश को देख रहे थे। सिर्फ मैं और रितेश ही सच्चाई जानते थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने और रितेश ने एक दूसरे को वादा किया था कि यह बात हम कभी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं वही लड़की हूँ जिससे रितेश शादी करना चाहते थे। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वह हमें खुश देखकर बहुत खुश थे कि अचानक रितेश पापा से कहने लगे, पापा मैं दरअसल आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मानसी को मेरी जिंदगी का साथी चुना। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। रितेश ये कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आंखें भीग गई। वह कितने देर तक रितेश को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।